नमस्कार। केजीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और हम यहां पर पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के समाजशास्त्र विषय को। और समाजशास्त्र विषय के एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतकार पर यहां पर हम चर्चा करेंगे जिनका नाम है हैबरमास। हैबरमास के जो विचार हैं, इनके विचारों को हम समझेंगे, पूरे विचारों को समझेंगे, जो जो भी इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। इसके साथ हैबरमास की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई हुई पुस्तकें हैं उन पर बात करेंगे और इनके जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। तो अब ज्यादा बात ना करते हुए सीधे हैबरमास पर बात करेंगे कि हैबरमास जो है ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए हैं। फ्रैंकफर्ट जो स्कूल है, थोड़ा सा हैबरमास के बारे में पहले समझ लेते हैं कि हैबरमास जो है वो जर्मन समाजशास्त्री हैं, जर्मन के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जर्मनी समाजशास्त्री कहते हैं। ये उत्तर आधुनिक सिद्धांतकारों की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ हैबरमास का जो जन्म है वो 1929 में हुआ और वर्तमान तक ये समाजशास्त्र के या सामाजिक विज्ञानों में अपना योगदान दे रहे हैं। हैबरमास जो है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए हैं। अब जब बात फ्रैंकफर्ट स्कूल की हो रही है या आलोचनात्मक संप्रदाय की हो रही है, आलोचनात्मक संप्रदाय की हो रही है तो या नव मार्क्सवादियों की हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि जो हैबरमास है, हैबरमास आलोचनात्मक संप्रदाय और नव मार्क्सवादी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नव मार्क्सवाद क्या है, फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है, आलोचनात्मक संप्रदाय क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल की जो स्थापना है वो 1923 में हुई थी, 1923 में हुई। और यह संप्रदाय क्या करता है कि जो प्रारंभिक कार्ल मार्क्स के विचार हैं, जो हीगल के विचार हैं, उनके विचारों में संशोधन करने का काम करता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है, फ्रैंकफर्ट स्कूल कार्ल मार्क्स के विचारों में संशोधन करने का काम करता है। कार्ल मार्क्स के विचारों में संशोधन करने का काम करता है और कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण समाज को समझाने के लिए केवल एक कारकीय पक्ष की व्याख्या की है, अर्थात केवल कार्ल मार्क्स आर्थिक पक्ष की बात करते हैं, केवल आर्थिक पक्ष की बात करते हैं। अतः हमें केवल आर्थिक पक्ष के आधार पर हम पूरे समाज को नहीं समझ सकते हैं। हमें समाज को समझने के लिए आवश्यक है कि हम समाज के अन्य पक्षों को भी शामिल करें। इस अन्य पक्ष के रूप में क्या क्या है सब चीजें, तो इस अन्य पक्ष के रूप में ये कहते हैं कि जो संस्कृति है, संस्कृति भी समाज को निर्धारित करती है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो समाज का राजनीतिक पक्ष है, जो राज्य है, ये भी क्या करता है, समाज को निर्धारित करता है। जो विचारधारा है, विचारधारा भी समाज को दिशा देती है, समाज में परिवर्तन लाने का काम करती है। इसके साथ ही फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले कहते हैं कि समाज के जो अन्य पक्ष हैं, हैबरमास तो कहते हैं कि भाषा के माध्यम से भी समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर फ्रैंकफर्ट स्कूल मार्क्सवाद की विचारधारा में संशोधन करते हैं और कहते हैं कि मार्क्सवाद जो केवल आर्थिक पक्ष पर बात करते हैं, यह आर्थिक पक्ष ही संपूर्ण समाज की व्याख्या नहीं करता। हमें समाज को समझने के लिए समाज के अन्य पक्षों को भी शामिल करना चाहिए। अब फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए थे, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल में और कौन कौन से सिद्धांतकार शामिल है, इसमें होखाइबर का नाम आता है, मार्क्यूस का नाम आता है, एडोर्नो का नाम आता है। ये सभी लोग जो विचारक हैं वो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर मैंने फ्रैंकफर्ट बताया क्योंकि ये सब हैबरमास को जैसे ही पढ़ते हैं तो नाम आता है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल होता क्या है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि जो हैबरमास है, हैबरमास के अगर हम सिद्धांतों की बात करें, तो हैबरमास एक सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत देते हैं वो इनका सिद्धांत है सार्वजनिक क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र। इसको इन्होंने कहा है पब्लिक स्फीयर, ठीक है। ये पब्लिक स्फीयर होता क्या है, क्योंकि हम यहां पर आपको बता दें कि हैबरमास जब प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं, हैबरमास कहते हैं कि जो प्रत्यक्षवाद है ना केवल यह हमारी प्राकृतिक विज्ञानों बल्कि सामाजिक विज्ञानों के प्रति भी सोच को सीमित कर देता है, संकुचित कर देता है। और हैबरमास कार्ल मार्क्स के मुक्ति के प्रोजेक्ट को जीवित कर रखना चाहते थे। वो कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने इतना साहित्य लिखा, उस साहित्य के पीछे कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या है, उस साहित्य के पीछे कार्ल मार्क्स केवल मुक्ति चाहते थे, मजदूरों का, दबित का, शोषित का, वंचित का। वो कह रहे हैं किसी भी तरह से हम मुक्ति के द्वार की तरफ जाएं, इनको शोषण से मुक्त करें। तो
कार्ल मार्क्स के इस प्रोजेक्ट को ये जीवित रखना चाहते थे, ठीक है। तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया, एक शब्द दिया जिसको कहा गया है पब्लिक स्फीयर। और इस पब्लिक स्फीयर में कहते हैं कि जो हमारे आसपास का जीवन है, जो लाइफ वर्ल्ड है, जो लाइफ वर्ल्ड है, यही लाइफ वर्ल्ड क्या है, हमारा पब्लिक स्फीयर है, जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हम रहते हैं, वही हमारा पब्लिक स्फीयर है, वही हमारा लाइफ वर्ल्ड है। और इसके लिए इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, कहा इसमें व्यक्तित्व शामिल है, व्यक्तित्व या व्यक्ति शामिल है, इसके साथ इसमें एक संस्कृति होती है, बंधी बनाई भाषा होती है, और इसमें समाज होता है। ये 3 चीजों से मिलकर लाइफ वर्ल्ड बनता है, जिसको हम लोग पब्लिक स्फीयर कहते हैं, या जिसको हैबरमास ने पब्लिक स्फीयर कहा। अब पब्लिक स्फीयर है क्या, लाइफ वर्ल्ड को ही पब्लिक स्फीयर कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इस पब्लिक स्फीयर को हमें आइडियल स्पीच कम्युनिटी बनाने की आवश्यकता है, यानी आदर्श कथन पर समुदाय, आदर्श कथन समुदाय की बात करते हैं, आइडियल स्पीच कम्युनिटी की बात। इन्होंने कहा आइडियल स्पीच कम्युनिटी होती क्या है, कहते हैं समाज में जो आम जन के मुद्दे हैं, इन आम जन के मुद्दों को हम इन आम जन के मुद्दों को हमें एक खुले लोकतांत्रिक मंच पर रखना चाहिए। और यह जो मंच है, ये जो पब्लिक स्फीयर है, इस मंच पर वो कहते हैं हम जब इन मुद्दों को रखते हैं तो जो आम जन की समस्याएं उन पर खुलकर बात करते हैं, उन पर खुलकर विचार करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने ना तो संप्रदाय से प्रभावित होता है, ना ही अपनी विचारधारा से प्रभावित होता है। केवल हम तो इस सार्वजनिक मंच पर इस आदर्श कथन परिस्थिति में व्यक्ति के इमेंसिपेशन की बात करते हैं, व्यक्ति के उद्धारण की बात करते हैं। ऐसा हैबरमास कह रहे। तो हैबरमास ने कहा है कि आधुनिक समय में अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हो, शोषण से मुक्त होना चाहते हो, तो आपको एक आदर्श कथन समुदाय बनाना पड़ेगा, आइडियल स्पीच कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। और यह आदर्श स्पीच कम्युनिटी है क्या, कहते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, इन सार्वजनिक क्षेत्र को आप आदर्श कथन परिस्थिति बनाइए। जैसे आपका कॉफी क्लब है, रेस्टोरेंट हाउस है, बचनालय है, पार्क है, इन सारी चीजों को हैबरमास ने पब्लिक स्फीयर कहा है। और पब्लिक स्फीयर को एक आदर्श कथन, यानी हमें यहां पर जो, जैसे हैबरमास अपनी पूरी विचारधारा में जो नव आंदोलन है, जो नवीन आंदोलन है, नवीन आंदोलनों का समर्थन करते। हैबरमास ने पर्यावरणीय आंदोलन का समर्थन किया है, हैबरमास ने महिलावादी आंदोलनों का समर्थन किया है, हैबरमास ने मजदूरों और वंचितों के आंदोलन, जो नवीन धार्मिक आंदोलन है, उन सबका यानी हैबरमास नवीन आंदोलनों का समर्थन कर रहे हैं। तो इसके पीछे उनका तर्क है कि वो समाज में जो वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसके मुक्ति की वो बात करना चाहते हैं। यानी हमने यहां पर हैबरमास के 2-3 आपको कथन बताए कि हैबरमास सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हैबरमास आदर्श कथन परिस्थिति, आइडियल स्पीच कम्युनिटी की बात करते हैं, हैबरमास लाइफ वर्ल्ड की बात करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण मैं बात बता देता हूं कि हैबरमास उत्तर आधुनिकता को, हैबरमास उत्तर आधुनिकता यानी पोस्ट मॉडर्निज्म को, आधुनिकता को या आधुनिकता के पक्षधर नहीं है। क्योंकि यूरोप और अमेरिका में कुछ उत्तर आधुनिक सिद्धांतकार हुए, जैसे देरिदा हुए या और भी सिद्धांतकार हैं, मिशेल फूको हुए, तो इनके विचारों से हैबरमास प्रभावित नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप उत्तर आधुनिकता की बात कर रहे हो, अभी यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता तो आई नहीं है। तो इसलिए एक यूजीसी नेट बहुत ज्यादा कथन पूछता है। यूजीसी नेट का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, वो कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निटी इज अ अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। किसका कथन है? तो हमको पहचान लेना है कि उत्तर आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है। इस प्रकार की बात हैबरमास करते। तो हैबरमास ने कहा, हैबरमास उत्तर आधुनिकता के पक्षधर नहीं थे, ये भी आपको याद रखना है। हैबरमास ने उत्तर आधुनिकता की आलोचना की है, आलोचना की है, ठीक है, आलोचना की है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, हैबरमास प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं। हैबरमास प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं। अब ये प्रत्यक्षवाद होता क्या है? यानी प्रत्यक्षवाद का मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर किसी चीज का अध्ययन करना, अवलोकन, वर्गीकरण, निरीक्षण के आधार पर हम जब निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो हम उसको प्रत्यक्षवाद कहते हैं। तो हैबरमास प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं। यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षवाद की आलोचना कौन करता है? तो हैबरमास प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं। लेकिन हैबरमास फिनोमेनोलॉजिकल दृष्टिकोण को अपनाते हैं। को अपनाते हैं। तो ये फिनोमेनोलॉजिकल दृष्टिकोण है क्या? प्रघटना शास्त्रीय दृष्टिकोण है क्या? तो इस प्रघटना शास्त्रीय दृष्टिकोण में जब आप पढ़ते हो, आपने पढ़ा ही होगा, तो एक नाम आता है अल्फ्रेड सुट्स। अल्फ्रेड सुट्स
कहते हैं कि जो हमारे आसपास की जो दुनिया है, जो हमारा लाइफ वर्ड है, ये लाइफ वर्ड जो शब्द है वो इन्होंने इन्हीं से लिया था, हैबरमास से लिया था। कहते हैं जो हमारी जीवंत दुनिया है, जो हमारे आसपास की दुनिया है, जीवंत दुनिया है, इस दुनिया को इन्होंने लाइफ वर्ड का, और कहते हैं कि जो आपके आसपास की दुनिया है, जो लाइफ वर्ड है, आप इसको सर्वोच्च वास्तविकता मान लेते हो, पैरामाउंट रियलिटी मान लेते हो। तो कहते हैं ये पैरामाउंट रियलिटी नहीं है, आपको इस पर संदेह करना चाहिए। जब तक आप किसी चीज पर संदेह नहीं करोगे तो क्या सत्यता को प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसलिए हैबरमास ने कहा, फिनोमेनोलॉजी विचार के समर्थक भी हैं। हैबरमास क्या कह रहे हैं कि हमें फिनोमेनोलॉजिकल दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, हमें अपने लाइफ वर्ड पर संदेह व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वो फिनोमेनोलॉजी को मान रहे हैं। और फिनोमेनोलॉजी क्या कहते हैं कि जो हमारे आसपास की दुनिया है, हम इसको हुबहू स्वीकार कर लेते हैं, हम इस पे कभी संदेह व्यक्त नहीं करते। आसपास की दुनिया को हम सर्वोच्च वास्तविकता मान लेते हैं। इसको आप सर्वोच्च वास्तविकता मानने की भूल मत करो, इस पर आप संदेह करो। संदेह की सुई जितनी गहरी होगी, सत्य उतना बाहर आएगा, ऐसा हैबरमास ने कहा है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो प्रघटना शास्त्र से हैबरमास प्रभावित थे। हैबरमास ने जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है उसकी आलोचना की है। अब थोड़ा सा और हम यहां पर देख लेते हैं कि हैबरमास और क्या क्या चीजें बताते हैं। हैबरमास पब्लिक स्फीयर की बात करी, हैबरमास ने लाइफ वर्ड की बात की है, हैबरमास पॉजिटिविज्म के क्रिटिक्स करते हैं, प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं, नव उत्तर आधुनिकता की भी आलोचना करते हैं। हैबरमास यहां पर आप याद रखो, हैबरमास डीएनटीसी यानी 4 प्रकार के कम्युनिकेटिव एक्शन की बात करते हैं। डी यानी ड्रामेटोलॉजिकल कम्युनिकेटिव एक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अभिनव शास्त्रीय क्रिया की वो बात करते हैं, नॉर्मेटिव क्रिया की बात करते हैं, टेलियोलॉजिकल क्रिया की बात करते हैं और कम्युनिकेटिव क्रिया की बात। अब मैं यहां पर इसको आपको विस्तृत तरीके से तो बताऊंगा, लेकिन मैं यहां पर कम्युनिकेटिव, क्योंकि हैबरमास की मुख्य थ्योरी कम्युनिकेटिव से जुड़ी हुई, तो जब वो कम्युनिकेटिव यानी संप्रेषणात्मक क्रिया की बात करते हैं, संप्रेषणात्मक क्रिया की बात करते हैं, तो कहते हैं यही वो संप्रेषणात्मक क्रिया है जिसके आधार पर हम इंटर सब्जेक्टिविटी को पहचान सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम समाज में एकीकरण भी स्थापित कर सकते हैं। किसके माध्यम से? कम्युनिकेट। टेलियोलॉजिकल को कहते हैं उद्देश्य परक क्रिया, उद्देश्य परक सोशल एक्शन ऐसा। नॉर्मेटिव को कहते हैं मूल्यात्मक क्रिया, और इसको कहते हैं नाटकीय क्रिया। कहते हैं नाटकीय क्रिया हम कब करते हैं? नाटकीय क्रिया हम तब करते हैं जब समाज में अपनी भूमिका को या अपनी पहचान को स्थापित करना चाहे। नॉर्मेटिव हम कब करते हैं? जब समाज के मूल्य और मानकों के आधार पर क्रिया करते हैं। और टेलियोलॉजिकल क्रिया हम जब कब करते हैं? जैसे हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा एक्शन है? टेलियोलॉजिकल एक्शन है, यानी उद्देश्य साध्य साधन को इसमें हम शामिल कर रहे हैं। और संप्रेषणात्मक क्रिया के माध्यम से वो समाज में परिवर्तन लाने की बात करते हैं। कहते हैं यह संप्रेषणात्मक क्रिया ही आदर्श कथन परिस्थिति को बनाती है, और यह आदर्श कथन परिस्थिति ही समाज में परिवर्तन लाने का काम करती है। आगे हैबरमास के अगर हम एक कॉन्सेप्ट को और देखें, तो हैबरमास बात करते हैं इंडस्ट्री कल्चर, यानी उद्योग की संस्कृति। ये कहते हैं लगता है कि आज का संपूर्ण विश्व उद्योग की संस्कृति से ग्रसित हो चुका है। अर्थात आज पूरे विश्व में हम देखते हैं कि केवल उपभोग की बात होती है, उपभोग की बात होती है। ये उपभोग क्या है भाई? ये ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये कह रहे हैं कि आप देखोगे तो ये संस्कृति, ये जो उपभोग है, उपभोग प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि जो आज का समाज है, आज का समाज यंत्रीकृत समाज है। आप चाहे साहित्य को पढ़ते हो, आप चाहे संगीत को देखते हो, तो आप क्या देखते हो? हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप देखोगे कितने टीवी शो आते हैं, उसमें सिंगिंग होता है, डांस होती है। अगर कोई व्यक्ति सिंगिंग करने आ रहा है और अगर वो मशीन की आवाज निकाल रहा है, तो हम उसको क्या समझते हैं कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। वो ऐसा हैबरमास कह रहे हैं, क्योंकि आज की जो उद्योग की संस्कृति है, इस उद्योग की संस्कृति ने व्यक्ति को अधिक क्या बना दिया है? अधिक
प्रौद्योगिकी पर निर्भर बना दिया और प्रौद्योगिकी को ही हम अंतिम सत्य मानने लगे। तो इन्होंने, जैसे हम टीवी शो हो रहे हैं उसमें सिंगिंग का शो आ रहा है तो लोग मशीनों की आवाज निकाल रहे हैं तो अपने समाज में बहुत अच्छा माना जाता है। यदि लोग ब्रेक डांस कर रहे हैं, मशीन की तरह डांस कर रहे हैं, तो हम कह रहे हेबरमास कहते हैं कि आज का दौर तो हमें उद्योग की संस्कृति ऐसी लगती है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं यंत्र से ही प्रभावित है और पूरा विश्व, पूरा समाज यंत्रीकृत हो चुका है। एक जगह हेबरमास एक अवधारणा और देते हैं, ये मैंने क्रियाएं बता दी हेबरमास की, यहां पर उद्योग की संस्कृति के बारे में बता दिया। आगे हेबरमास लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात करते हैं, वैधता के संकट की बात करते हैं, वैधता का संकट। ये वैधता के संकट की बात कर रहे हैं हेबरमास, और कहते हैं जो लेजिटिमेशन क्राइसिस इनकी पुस्तक है 1976 में आई और इन्होंने 4 प्रकार के संकट बताए इसमें। ठीक है, 4 प्रकार के जो संकट बताए हैं उन पे तो अपन बात करेंगे ही, लेकिन पहले ये देखो समाज में वैधता का संकट पैदा क्यों हुआ। तो ये कह रहे हैं समाज में वैधता का संकट पैदा होने के पीछे कुछ कारण है, उन कारणों को अपन लोग समझ लेते हैं। ये लेजिटिमेशन क्राइसिस हुई क्यों? ये कहते हैं लेजिटिमेशन क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण एक है सार्वजनिक क्षेत्र का पतन हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का पतन हो गया है, सार्वजनिक क्षेत्र का पतन हो गया। राज्य का उद्योग या राज्य का आर्थिक क्षेत्र में, राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ गया है, हस्तक्षेप बढ़ गया है। और आगे कहते हैं कि लोगों का जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी पर विश्वास बढ़ गया है, लोगों का प्रौद्योगिकी पर विश्वास बढ़ गया है। यानी हेबरमास ने जब वैधता के संकट की बात करते हैं तो उसके पीछे वो कारण बताते हैं। क्या कारण? कह रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र का पतन हो गया है, राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बहुत अधिक हो गया है, प्रौद्योगिकी पर लोगों का प्रभाव पड़ गया। इसके फलस्वरूप समाज में वैधीकरण का संकट हुआ है और इस वैधीकरण को वो 4 प्रकार से बांटते हैं। ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना, आ बी मैंने ऐसे याद रखा है, आप भी आ बी आ बे। आ का मतलब क्या है? आर्थिक संकट, आर्थिक संकट, आर्थिक संकट। अब आर्थिक संकट का क्या मतलब है? कहते हैं समाज में आर्थिक, इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब हो गया है कि जो उत्पादन के साधन है और वितरण है उनमें समानता नहीं है, उत्पादन के साधनों और वितरण में समानता नहीं। फिर वो कहते हैं कि यहां पर वैधता का संकट है, ठीक है, या विवेकीकरण का संकट है, विवेकीकरण का संकट। विवेकीकरण का संकट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाओं पर हमारा विश्वास नहीं रहा। आगे वो कहते हैं एक आर्थिक संकट की बात करते हैं, यहां पर अभिप्रेरणात्मक मोटिवेशनल संकट की बात करते हैं। कहते हैं तकनीकी के क्षेत्र में हमारी निर्भरता ज्यादा होगी जिसके कारण हमारे सामने अभिप्रेरणा का संकट आ गया, अभिप्रेरणा का, मोटिवेशनल क्राइसिस, अभिप्रेरणा का संकट आ गया है हमारे सामने। फिर वो कहते हैं कि एक लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैधता का संकट है, क्योंकि हम राज्य की जो नीतियां हैं, राज्य की जो पॉलिसियां हैं उन पर आम जन की भागीदारी नहीं है, जिसके फलस्वरूप हमारे सामने वैधता का संकट है, वैधता का संकट है। यानी वो 4 प्रकार के संकटों की बात हेबरमास कर रहे हैं। फिर से समझो, गौर से समझो, एक एक चीज बता रहा हूं, सारी चीजें रिवाइज करवा दे रहा हूं तो आपको हर एक चीज पॉइंट याद हो जाएगा कि हेबरमास कम्युनिकेटिव एक्शन 4 प्रकार के बता रहे हैं। DNTC यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। हेबरमास उद्योग की संस्कृति की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं लगता है कि आज तो पूरा समाज यंत्रीकृत हो गया है, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे नृत्य का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे टीचिंग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मुझे यंत्र ही यंत्र दिखता है। आगे हेबरमास कहते हैं कि जो संप्रेषणात्मक क्रिया है उसमें इंटरसब्जेक्टिविटी और संप्रेषणात्मक क्रिया के आधार ही पर ही हम समाज में परिवर्तन कर सकते हैं, संप्रेषण और क्रिया के आधार पर भी हम मुक्ति के द्वार खोल सकते हैं। आगे हेबरमास कहते हैं कि जो वैधता का संकट है, इस वैधता के संकट ने क्या किया है कि इस वैधता का संकट हुआ कैसे है? वैधता का संकट है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का पतन हो गया, और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हमने क्या बताया था, एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग आम जन की समस्याओं पर खुलकर बात करते हैं, जहां पर लोग आम जन की समस्याओं पर क्या कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। और राज्य का आर्थिक क्षेत्र में बढ़ रहा है जिसके कारण भी वैधता का संकट आ रहा है, और हमारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर बहुत अधिक विश्वास बढ़ रहा है जिसके कारण हमारे सामने वैधता का संकट आ रहा है। और ये आर्थिक संकट की बात करते हैं, विवेकीकरण के संकट की बात करते हैं, अभिप्रेरणा के संकट की बात करते हैं, और वैधता के संकट, विवेकीकरण के संकट की बात करते हैं। तो इतने प्रकार के इन्होंने संकट बताए। अब एक पॉइंट और है हेबरमास का, उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद एक बार फिर से पूरा रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। चलो
हैबरमास तीन प्रकार के ज्ञान बताते हैं, तीन प्रकार के नॉलेज बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, नॉलेज या ज्ञान की बात की है। हैबरमास ने तीन प्रकार के हित की बात की है, इंटरेस्ट की बात की है। हैबरमास ने तीन प्रकार के साधनों की बात की, नॉलेज ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट में। इसी में वो प्रत्यक्षवाद की आलोचना भी करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं, प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं। तीन प्रकार के ज्ञान कौन कौन से हैं? पहले वो बताते हैं कि जो हमारा ज्ञान है वो अनुभाविक ज्ञान है, अनुभाविक ज्ञान है। इमेंसी इसको कहते हैं एम्पेरिकल नॉलेज। जो अनुभाविक ज्ञान है ये इसको कहते हैं एम्पेरिकल नॉलेज। फिर दूसरा जो ज्ञान है यह है ऐतिहासिक नॉलेज, ऐतिहासिक ज्ञान। ठीक है, ज्ञान ऊपर लिखा, हर जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो वो अनुभाविक ज्ञान की बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। एक वो बात कर रहे हैं कि आलोचनात्मक ज्ञान है, आलोचनात्मक ज्ञान की भी उन्होंने बात की। अब ये तीन हित हैं, इन हितों की पूर्ति के लिए हम इन साधनों का प्रयोग करते हैं, तब इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हैबरमास की पूरी थ्योरी से नॉलेज ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट नामक पुस्तक में ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास तीन प्रकार के ज्ञान है। कौन कौन से? अनुभाविक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान, आलोचनात्मक। एम्पेरिकल नॉलेज, हिस्टोरिकल नॉलेज एंड क्रिटिकल नॉलेज। इन नॉलेज को हम प्राप्त क्यों करें? क्योंकि हमारे पास हित है इन हितों की पूर्ति के लिए। सबसे पहले अनुभाविक ज्ञान है, तो हम इसको कैसे करते हैं? इसको हम करते हैं प्रैक्टिकल के आधार पर हम इस हित को प्राप्त करते हैं। ठीक है। ऐतिहासिक ज्ञान जो है इसको तकनीकी कर लो, यहां पर तकनीकी के आधार पर हम इस हित की पूर्ति करते हैं। और जो अनुभाविक ऐतिहासिक ज्ञान है, इस ज्ञान को हम प्रैक्टिस के माध्यम से पूरा करते हैं, अभ्यास के माध्यम से पूरा करते हैं। और जो हमारा आलोचनात्मक ज्ञान है, अभ्यास के माध्यम से पूरा करते हैं। और जो आलोचनात्मक ज्ञान है, इस ज्ञान की जो प्राप्ति है इसको हम क्रिटिकल नॉलेज के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है। कौन सा हित है हमारा? मुक्ति का हित। मुक्ति के हित की पूर्ति के लिए हम आलोचनात्मक ज्ञान की बात करते हैं। इसके लिए हमारे पास साधन कौन है? इसको अच्छे से लिख लो, अभ्यास। ठीक है, प्रैक्टिस। अब इसके लिए हमारे पास साधन कौन है? यानी जब हम अनुभाविक ज्ञान करते हैं तो इसके लिए हम क्रियाकलाप करते हैं, यानी एक्शन की बात इन्होंने यहां पर की है कि हमारे पास साधन क्या है? क्रिया है। जब हम ऐतिहासिक ज्ञान की बात करते हैं तो इसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? भाषा यानी लैंग्वेज का। लेकिन जब हम आलोचनात्मक ज्ञान की बात करते हैं तो इसमें हैबरमास बताते हैं कि यहां पर हमें अथॉरिटी यानी सत्ता या प्रभुत्व की बात उन्होंने की है। अथॉरिटी शब्द का प्रयोग किया है इंग्लिश में। ठीक है। तो हैबरमास ये तीन प्रकार के ज्ञान, तीन प्रकार के हित, तीन प्रकार के साधनों की बात करते हैं। अब हैबरमास के थोड़े बहुत जो किताबें छूट रही हैं, मैंने यहां पर सारी उनकी अवधारणाएं आपको समझा दी हैं। वो कैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल की क्या विचारधारा है, सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में वो क्या कहते हैं, प्रत्यक्षवाद की क्यों आलोचना करते हैं, फिनोमेनोलॉजी का क्यों समर्थन करते हैं। ठीक है। ये जितने भी पक्ष हो सकते थे हैबरमास के मैंने यहां पर आपको समझा दिए। लेकिन इसके बाद एक बार मैं आपको अभी और रिवाइज करवाऊंगा, और उस रिवीजन के बाद हम वास्तविक हैबरमास के कुछ पक्ष को समझ पाएंगे। सभी हैबरमास को समझना आसान चीज नहीं है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं हैबरमास की। अब थोड़ी सी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट में आता ही है, तो ये पुस्तकें हैं, हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है। हैबरमास की अगर हम पहली पुस्तक की बात करें तो द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर। कभी भी पब्लिक स्फीयर आपको दिख जाए तुरंत हैबरमास को पहचान लेना, हैबरमास। ठीक है। चलो आगे हैबरमास की एक और पुस्तक है द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस पुस्तक भी किसकी है? हैबरमास की। ऑन द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस, ऑन द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस में भी प्रत्यक्षवाद की आलोचना की है, प्रत्यक्षवाद की आलोचना की है और मानव के हित बताए ये सारी चीज। नॉलेज ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट पुस्तक भी किसकी है? हैबरमास की है। टू वर्ड्स आर रैशनल सोसाइटी, टू वर्ड्स आर रैशनल सोसाइटी पुस्तक किसकी है? हैबरमास की। महत्वपूर्ण पुस्तक है, इनको थोड़ा सा याद रखने का हमें प्रयास भी करना है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। इस पुस्तक को मैं पढ़ा के आया ही हूं आपको। लेजिटिमेशन क्राइसिस पुस्तक किसकी है? चार प्रकार के संकटों की बात की है। हम केवल यहां पर रिवाइज कर रहे हैं, आपको थ्योरी में बता चुका हूं, तो केवल रिवीजन के साथ समझेंगे। तो वैधता के संकट की बात हैबरमास कर रहे हैं, और इसमें चार प्रकार के संकट बताए थे, मैंने ट्रिक भी बताई थी, आ बे। ठीक है। अब आप समझ लेना इसको। फिर आगे उन्होंने कहा है कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन सिस्टम।
सोसाइटी, कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन सोसाइटी की बात करते हैं, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन की भी उन्होंने बात की है, और आगे ऑन द प्रैग्मेटिक्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन की भी बात करते हैं। ये जो मैंने पुस्तकें बताएंगी ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, इसके बाद भी एक दो पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, जैसे ये वाली पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स भी हैबरमास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब उनकी अवधारणाएं जो अपन पढ़ के आए बस एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, बाकी मैं आपको समझा तो चुका ही हूं, तो उसमें कोई बस 5 मिनट लगेंगे, अपन इसको पूरा रिवाइज करेंगे। जैसे हैबरमास पब्लिक स्फीयर की बात करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा स्थान, जैसे पुस्तकालय है, वचनालय है, कॉफी क्लब है, ऐसा हैबरमास कहते हैं, जहां पर हम लोगों के मुक्ति के जो विषय हैं, लोगों की समस्याओं के निदान करने के लिए हम एक विशेष प्रकार का क्षेत्र बना लेते हैं, उसे सार्वजनिक क्षेत्र का। एमेंसिपेशन की बात करते हैं, लोगों की मुक्ति की बात वो करते हैं। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन की बात करते हैं, 4 प्रकार की क्रियाएं बताई हैं, मैं आपको बता के आया हूं, तो ये आपको पता ही है, वो टेलीलॉजिकल, नॉर्मेटिव, ड्रामेटोलॉजिकल एंड कम्युनिकेटिव। लाइफ वर्ड की उन्होंने बात की है, रैशनैलिटी की बात की है। चलो थोड़ा सा रैशनैलिटी को समझा देते हैं। हैबरमास जब रैशनैलिटी की बात करते हैं तो वो मैक्स वेबर से प्रभावित। मैक्स वेबर, रैशनैलिटी उन्होंने मैक्स वेबर से उधार लिया और कहा है कि जो आधुनिक समाज है, यह आधुनिक समाज रैशनैलिटी के आधार पर मार्केट में कुछ भी बेच रहा है, और वो रैशनैलिटी के आधार पर हम उसको तार्किक सिद्ध भी करते हैं। यानी वो कार्ल मार्क्स की रैशनैलिटी से प्रभावित तो थे, लेकिन उसकी आलोचना भी करते हैं। कम्युनिकेटिव एक्शन अगर आपको दिख जाए कभी तो तुरंत पहचान लेंगे कौन है, हैबरमास। आगे चलते हैं, चलो अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे। संप्रेषणात्मक क्रिया की बात की है उन्होंने, निगमित पूंजीवाद की बात करते हैं, ठीक है, निगमित पूंजीवाद की उन्होंने बात की है। थोड़ा सा और देखते हैं आगे, टाइप ऑफ सोसाइटी, ये महत्वपूर्ण है। हैबरमास 4 प्रकार के समाज की बात करते हैं, कहते हैं जो पहला समाज है यह आदिम समाज है, जो पहला समाज है वो आदिम समाज है, और यह आदिम समाज में नातेदारी प्रमुख होता है। इसमें क्या है, नातेदारी केंद्र में होती। दूसरा है वो पारंपरिक समाज है, दूसरा क्या है, पारंपरिक समाज है, इसमें गांव महत्वपूर्ण है, गांव प्राथमिक संबंधों को महत्व दिया जाता है। कहते हैं जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, इसमें पूंजीवादी समाज में उद्योग, इंडस्ट्री बेस्ड समाज है, और जो उत्तर आधुनिक समाज है ये सेवा आधारित समाज है। तो 4 प्रकार के समाजों की भी हैबरमास बात करते हैं। चलो भाई थोड़ा सा और देखते हैं। हैबरमास कहते हैं आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है, इसको हम पहले चर्चा कराए हैं, लेकिन आपको केवल यहां पर रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उद्योग की संस्कृति की हैबरमास बात करते हैं, वो कहते हैं अब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे संपूर्ण समाज यंत्रीकृत समाज हो गया है। नॉलेज ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट में वो प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इसने हमारी न केवल प्राकृतिक विज्ञान बल्कि सामाजिक विज्ञान को भी समझने में हमारी क्षमता को सीमित कर दिया है, हमें क्रिटिकल सोच को बढ़ाना चाहिए। देखो हैबरमास को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। हैबरमास कहते हैं कि आधुनिक समाज में हम प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या मोबाइल चलाते हैं, और मोबाइल चलाने में हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारा जो कौशल है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। हम आलोचनात्मक नहीं सोच पाते, और जब भी आप आलोचनात्मक नहीं सोच पाते तो क्या अपने दमन और मुक्ति की बात कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए उन्होंने आलोचनात्मक चीज को, कार्ल मार्क्स समाज में परिवर्तन लाने के लिए कहते थे कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए वर्ग संघर्ष बहुत अधिक है, बहुत अधिक आवश्यक है, वर्ग संघर्ष हो गई। कार्ल मार्क्स ने कहा, हैबरमास ने कहा कि वर्तमान समाज उद्योग की संस्कृति का समाज है, इसमें वर्ग है ही नहीं, तो वर्ग संघर्ष जैसी बात कैसी करते हो। अगर आपको समाज में परिवर्तन लाना है तो आप भाषा में परिवर्तन कर दीजिए, समाज में खुद ब खुद परिवर्तन हो जाएगा। ये सारी चीजें हैबरमास बता रहे। चलो हैबरमास प्रत्यक्षवाद की आलोचना कर रहे हैं, फिनोमेनोलॉजी का समर्थन कर रहे हैं। हैबरमास आलोचनात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और आलोचनात्मक जो विवेचना है उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में की है, ठीक है। चलो इसको चलो छोड़ो। हैबरमास सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं, लेजिटिमेशन क्राइसिस के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का पतन हुआ है, इसलिए लेजिटिमेशन क्राइसिस है। राज्य का आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए लेजिटिमेशन क्राइसिस है। आम समाज एवं विज्ञान, आम समाज का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक प्रभाव हो रहा है, इसलिए लेजिटिमेशन क्राइसिस हमारे सामने है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है भैया इनका, हैबरमास का, तो पब्लिक स्फीयर के लिए कह रहे हैं कि यह ऐसा लोकतांत्रिक मंच है, यह एक ऐसा लोकतांत्रिक मंच है जिसमें हम सामाजिक समस्याओं
पर मुक्त होकर तर्कपूर्ण तरीके से संवाद करते हैं। तो बस केवल रिवाइज करवा रहा हूं, ऊपर मैं आपको सब समझा के आया हूं। हैबरमास 3 प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं। 3 प्रकार के ज्ञान: अनुभाविक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान, आलोचनात्मक ज्ञान, तकनीकी हित, व्यवहारिक हित, मुक्ति के हित ऊपर समझा के आया हूं। क्रियाकलाप के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, प्राधिकार, सत्ता, अथॉरिटी के द्वारा, यानी ये 3 प्रकार के ज्ञान है। इन ज्ञान को हम इन हितों की पूर्ति के लिए करते हैं, इन हितों की पूर्ति के लिए हम इन साधनों का प्रयोग करते हैं, ऐसा हैबरमास ने बोला। अब आगे वैधिकरण का संकट क्यों हुआ, तो मैंने बता दिया है क्यों हुआ वैधिकरण का संकट। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का पतन हो गया, राज्य का आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक हस्तक्षेप हो गया है और हमारे सामने प्रौद्योगिकी जो है, हम प्रौद्योगिकी पर हमारे बहुत अधिक विश्वास बढ़ गया है। इसके सामने, इसके कारण स्वरूप हमारे सामने 4 प्रकार के आर्थिक संकट आए। आर्थिक संकट है, विवेकीकरण का संकट है, अभिप्रेरणा का संकट है और वैधिकरण का संकट है। ये सारी चीजें मैं आपको समझा के आया हूं। हैबरमास सामाजिक क्रिया, ठीक है, ये डीएनटीसी मैं पहले भी बता के आया हूं, अब यहां पर चर्चा नहीं करेंगे, 2-3 बार बता दिया है। अब आगे हैबरमास लाइफ वर्ल्ड की बात करते हैं। कहते हैं जो लाइफ वर्ल्ड है, जीवन संसार है, जो जीवन संसार है यह क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में है। इसका मनुष्य, इसमें मनुष्य संवाद करता है और इसी से मनुष्य अर्थ ग्रहण भी करता है। हमारे आसपास की जो दुनिया है उसी को हैबरमास लाइफ वर्ल्ड कहते हैं। नेक्स्ट, अभी चलते जाओ। इसमें व्यक्ति, समाज और संस्कृति, व्यक्ति और समाज से मिलकर ये बनता है। अब यहां पर जो ये कथन में, ये महत्वपूर्ण है, इसको ही मैं आपको पढ़ाना चाहता था कि ये अभी तक के जो कथन है ये एग्जाम में आए हुए पूरे कोटेशन है। जैसे हैबरमास ने कहा है उत्तर आधुनिकता के वो आलोचक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कहते हैं संचार क्रिया को बदल दीजिए, समाज बदल जाएगा। आप 2014 के पहले का भारत देखो, पहले कांग्रेस सरकार थी, लोगों उन पर आरोप लगाया कि ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, समाज में एक आदर्श कथन परिस्थिति बनी, लोगों ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की और हमने देखा सत्ता का परिवर्तन हो गया, बहुत बड़े स्तर पर हो गया। तो वो कहते हैं कि आप पब्लिक स्फीयर को जब एक आदर्श कथन परिस्थिति बना लेते हो तो वर्ग संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती है, समाज में खुद ब खुद परिवर्तन हो जाता है, मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा सब हैबरमास कह रहे हैं। मनुष्य की तर्क संगतता उसकी स्वतंत्रता का साधन नहीं है बल्कि प्रभुत्व का साधन बन चुकी है, ऐसा हैबरमास कह रहे हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे। एक इसमें क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं कि हैबरमास, जो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है कि उत्तर आधुनिकता नवरूढ़िवाद है। यह कथन किसका है, तो आप पहचान लेना कि उत्तर आधुनिकता नवरूढ़िवाद है। इस प्रकार की बात हैबरमास कर रहे हैं। हैबरमास ने कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने आधुनिक समाज में मानव का दमन और शोषण किया है। उत्तर आधुनिक समाज ने क्या, मानव का दमन और शोषण किया है। इन्होंने कहा है संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व, ये 3 मिलकर जीवन संसार का निर्माण करते हैं। अभी मैं आपको कई बार इस चीज को बता के आया हूं। चलो, हैबरमास ने कहा ऐसा कभी नहीं रहा, समाज में हमेशा संघर्ष होता रहता, समाज संघर्ष से मुक्त कभी नहीं रहा। ये मैक्स वेबर के तर्क संगतता से प्रभावित थे। ठीक है, हैबरमास उदारवादी पूंजीवाद की बात करते हैं, संगठित पूंजीवाद की बात करते हैं और उत्तर पूंजीवाद की बात करते हैं। तो ये हैबरमास के कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम एक नए सिद्धांतकार के साथ या किसी नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। और हैबरमास आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और बहुत जल्द आपका एक यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का बैच स्टार्ट होने वाला है केजीएस पर, जिसको मैं ही पढ़ाऊंगा और हर एक बिंदु पर हम लोग बहुत समग्रता, गहनता और सूक्ष्मता के साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।